हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे और ये जो है हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 20 तक क्वेश्चन हो गया था। तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। बताइए, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। खनन मतलब क्या होता है? खोदना होता है कि नहीं। तो पुरातात्विक स्थलों को जब ऊपर से खोद कर पुरातात्विक वस्तु जब निकाला जाता है तो उसी प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। अब कहेंगे कि सर ये पुरातात्विक स्थल का होता है, पुरातात्विक जो है वस्तु का होता है। तो पुरातात्विक स्थल कहने का मतलब कि वैसा स्थल जहाँ पे पहले राजा महाराजा रहे होंगे, वहाँ पे कोई पुरातात्विक वस्तु यानी कहे कि मतलब पुराना वस्तु के खोज के लिए जो खोदा जाता है, गहरा किया जाता है, उसी को उत्खनन कहा जाता है। उत्खनन वहीं पे किया जाता है जहाँ पे जो है कोई पुरातात्विक वस्तु मिलने का जो है चांसेस होता है कि नहीं। यानी कि अनुमान पहले लगाया जाता है कि यहाँ पे खोदल जाएगा तो पक्का पुराना कोई ना कोई चीज़ मिलेगा, तभी वहाँ पे उत्खनन किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है। समझ गए उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन जहाँ पे पुरातात्विक स्थलों को खोद कर पुरातात्विक वस्तुएं निकालने की प्रक्रिया को जो है उत्खनन कहा जाता है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दीजिए। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार अगर हमनी के अपन भाषा में कहें तो स्विमिंग पूल यानी कि नहाए वाला पूल, तो एकर बारे में जो है विवरण देना है, यानी बताना है कि जो मोहनजोदड़ो के समय में जो स्विमिंग पूल था वो कैसन था, ओकर का खासियत था। तो जैसे कि अभी जो स्विमिंग पूल होता है सेम वैसे ही होता है कि नहीं। लेकिन लिखेला है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हमनी के लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो था पहले वो एगो हौज के तरह था। अब कहेंगे कि हौज का चीज़ होता है, तो हौज कहने का मतलब कि चारों तरफ से गड्ढा खोन के और उसको जो है स्विमिंग पूल देखे हैं ना, चरकोन होता है और उसमें पानी भरा रहता है, तो ओकरे हौज कहल जाता है चारों तरफ से। तो ये मोहनजोदड़ो के समय जब स्विमिंग पूल था यानी कि विशाल स्नानागार, वो 40 फीट ओकर लंबाई था, 23 फीट ओकर चौड़ाई था और ओकर गहराई जो है 8 फीट हुआ करता था। अभी स्विमिंग पूल में पानी कैसे भरता है? मोटर चालू कर दीजिए, पानी स्विमिंग पूल में भर रहा है, आदमी नहा रहा है। लेकिन मोहनजोदड़ो के समय में तो मोटर था नहीं, तो उसमें जो है विशाल स्नानागार में पानी भरने के लिए काची तो ये थी कुआं से पानी उसमें भरा जाता था, और जो गंदा पानी था उसको निकालने के लिए जो है एकदम अच्छा व्यवस्था किया गया था, है कि नहीं। तो ये सब पढ़े लिखे ला है। दुनिया के आसान प्रश्न जो है हिस्ट्री में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कर लाए हैं, है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एक नोट्स आपको मिले, जैसे कि पिछला 2 क्लास आपका छूट गया है, उसका भी नोट्स चाहते होंगे, आगे भी जो क्लासेस आएंगे उसका भी आपको नोट्स चाहिए, काहे कि आपका एग्ज़ाम जो है आने वाला है। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ छोटा मोटा प्रोसेस है जो आपको करना है। प्रोसेस क्या है? 9608339424 पहले पूरा बात सुन लेवल जाए, तब भी ये नंबर पे जो है कुछ करल जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए इस पे जो है 101 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। सपोज डेट आप हिस्ट्री का लेते हैं तो हिस्ट्री के लिए 101 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट इसी नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी हो आपके पास वो करना होगा पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना होगा इसी नंबर पे, फिर व्हाट्सअप करना होगा अपने डिटेल्स के साथ, फिर आपको नोट्स मिलेगा। अगर एक सब्जेक्ट का आप लेते हैं तो 101 रुपया लगता है। लेकिन आप चाहेंगे कि सर हमारा तो हिस्ट्रियों के चाहिए, ज्योग्राफियों के चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के चाहिए, तीनों के अगर आप लेते हैं तो ऐसे आप 3 गो के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 गो के जो है 303 रुपया होगा। लेकिन आपके लिए जो है 253 रुपये में व्यवस्था करल गई है। तीनों एक साथ लेते हैं तब, है कि नहीं। आप फिर कहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश चाहिए, तो अगर 5 के जोड़ल जाए तो 500 रुपया होता है। बट आपके लिए जो है यहाँ पे जो है
405 रुपये का पेमेंट जो है उसमें आप पाँचों सब्जेक्ट को जो है ले सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस है, इस नंबर पे जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हड़प्पा लिपि जैसे कि हमनी के यहाँ का देवनागरी एगो लिपि है जिसमें हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, क से कमल, क से कबूतर, ये सब जो है देवनागरी लिपि है। आखिर हड़प्पा लिपि के बारे में आप जानते क्या हैं, ये आपको बताना है। हड़प्पा लिपि जो है एक प्रकार की चित्रात्मक लिपि होती थी। चित्रात्मक कहे के मतलब कि जैसे सपोज दैट हमको जो है कोई पूछा कि कमल कैसे लिखाएगा तो हमने के कैसे लिखेंगे, कमल, कमल लिख दिए। ये देवनागरी लिपि है, हड़प्पा लिपि नहीं है दोस्त। लेकिन जब हड़प्पा के समय में जो है पूछा जाता था कि कमल आप कैसे लिखेंगे, तो एगो चित्र के माध्यम से, जैसे कि ऐसे कर देवल गया, ये कह देवल जाता था कि कमल ही हो गया, तो एगो चित्र के माध्यम से बतावल जाता था कि ये चीज़ ऐसन होता है, ये चीज़ ऐसन होता है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि जो है एक प्रकार का चित्रात्मक लिपि है जो किसी भी चीज़ को जो है एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। ये लिपि को आज तक कोई पढ़वे नहीं किया। कितना विद्वान आप हो जाइए लेकिन हड़प्पा लिपि को आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, काहे कि वो पढ़े वाला हिले नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, वो में चित्र सिर्फ बनावल गई है कि नहीं। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। दुनिया के एगो आसान प्रश्न में से एगो है कि संथाल विद्रोह पे जो है एक टिप्पणी आपको लिखना है कि आखिर ये संथाल विद्रोह था का। तो 1855-56 में जो है संथाल परगना के यानी संथाल जाति के जो लोग थे दूगो, एगो के नाम था सिंधु और एगो के नाम था कान्हू, ठीक है। तो ये दोनों भाई थे। तो 1855-56 में सिंधु कान्हू जो है ये दोनों भाई जो है एक विद्रोह का शुरुआत करते हैं, एक आंदोलन का, जेकर नाम पड़ गया संथाल विद्रोह। काहे नाम पड़ा, तो वो लोग संथाल जाति के थे, सिंपल सी भाषा में कहें तो इसीलिए संथाल विद्रोह पड़ा। अब ये जो है आंदोलन किया गया था किस लिए, तो अंग्रेज जो है भारत के किसानों से ज़मीन को हड़प रहे थे और भारत के लोगों पे जो है अत्याचार कर रहे थे। तो ये संथाल सिंधु और कान्हू ये दूगो भाई जो है एगो आंदोलन की शुरुआत करता है जेकर नाम पड़ जाता है संथाल विद्रोह। आंदोलन इहे ला शुरुआत किया गया था कि जो अंग्रेज के लोग जो है ज़मीन हड़प रहे थे किसानों के, उसको ये दोनों कह रहा था कि वापस दीजिए, किसानों की ज़मीन वापस कर दीजिए और जो लोग हैं भारत में उसको स्वतंत्र जीवन जो है जीने दीजिए, ऐसा इन लोगों ने कहा। अब बताइए अंग्रेज जो गरीब बरियार था, आई दूगो भाई क्या कर लेगा। तो ये ज़्यादा दिन तक संथाल विद्रोह चला नहीं, काहे कि अंग्रेजवन जो है एकनी के मार के दबा दिया, ये आंदोलन के ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ये ख़त्म हो गया। तो ये कोनो लिखे वाला चीज़ है, अपन भाषा में आप समझिए, मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखें। 1857 में एक क्रांति हुआ था। आप जितने भी लोग पढ़निहार लोग हैं सबको ही जानता होगा कि 1857 में जो है क्रांति हुआ था, लेकिन वो क्रांति जो है असफल क्यों हो गया, यानी वो सफल काहे नहीं हुआ, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर वो क्रांति असफल हुआ तो अगर पीछे कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होंगे। वो 4 को कारण आपको बताने हैं। पहला कारण अगर हम बताएं तो तिथि निर्धारित जो किया गया था क्रांति करने का, उससे पहला ही जो है ये क्रांति की शुरुआत हो गई। तो सिंपल सी बातें हैं, ये क्रांति को जो है असफल होना था। कहे का मतलब कि आपका शादी जो है 30 तारीख के फिक्स कर देवल जाए, आप बाराती लेके 20 तारीख के जाएंगे तो शादी होगा, शादी असफल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 1857 की क्रांति जो है तिथि निर्धारण कुछ और किया गया था और पहले ही ये स्टार्ट हो गया, तो ये असफल हो गया। दूसरा कारण, अंग्रेजों के पास जितना सामान था, हथियार था लड़ेला, उतना भारत के पास नहीं था, असफल होना निश्चित है सर। और कारण एक और है कि उस समय भारत के पास जो है संचार और परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। संचार कहे का मतलब कि मोबाइल, टीवी, ये सब की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद परिवहन, ज़्यादा गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, जिसके कारण ये क्रांति असफल हुआ।
है कि नहीं। तो बहुत सारे कारण हैं और भारत के लोग जो हैं, भारत के लोगों को जो है विदेशी कोनो देश से सहायता भी नहीं मिला, जिसके कारण ये सब जो है असफल हो गया। 4 गो कारण आपको हम बता दिए, 4 गो कारण आप एकदम ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखें। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी को जानते होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत लिखें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 29 नवंबर 1835 को वाराणसी के काशी में एगो घाट है जेकर नाम है अस्सी घाट। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी के काशी नगर में अस्सी घाट के पास हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कह के पुकारा जाता था। इनके पिताजी का नाम जो है मोरोपंत था, मोरोपंत इनके पिताजी का नाम था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और क्रांति के दौरान ही जो है ये शहीद हो गई। यही जो है जीवन वृत्तांत इनका लिखना था। जीवन वृत्तांत जब कहे आपसे क्वेश्चन किसी के बारे में, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी का जीवन वृत्तांत लिखें, महात्मा गांधी के शुरू से उठाएंगे कहे का मतलब कि उनको गोदी में नहीं यार, उनका बचपन का जन्म कब से हुआ और कब तक वो रहें उसके शॉर्ट में लिखना है। जितना क्वेश्चन का है उतना ही उसका आंसर डालिए आप, सिंपल सी भाषा में कहें तो जीवन वृत्तांत यही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखें। आश्चर्य देख के तो जो है दिमाग हिल गई होगा, दिमाग हिलना नहीं चाहिए। विश्व के 7 आश्चर्य कहने का मतलब कि औसन चीज 7 गो बताइए विश्व में कि जेकरा देख के लोग जो है आश्चर्य करने लगे कि आखिर बना होगा तो कैसे बना होगा। एग्जाम्पल में ताजमहल एगो बता दिए, दूसरा झूलता हुआ बाग ये भी जो है एक आश्चर्य है, गीजा का पिरामिड ये भी जो है एक आश्चर्य है, उसके बाद चीन का दीवार ये भी जो है एक आश्चर्य है। ऐसा 7 गो चीज़ आपको बताना है कि नहीं। 7 गो में से हम 4 गो बता दें, उसके बाद जो है माचू पिचू एगो है, उसके बाद क्राइस्ट द रेडीमर, उसके बाद रोमन कोलेजियम। ये आपको नोट्स जब आप लेंगे तो आपको ऑलरेडी उसमें जो है मिला होगा, ठीक है। अब ये सब याद करे वाला एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, आप लोग रटिएगा कभी नहीं। हिस्ट्री होके चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे जोग्राफी होके, चाहे और कुछ होता है साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सब जो है रटे वाला चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सर कि मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। मुगल दरबार, मुगल मतलब मुगलों का जो है शासन, दरबार मतलब दरबार लगता है जहाँ पे राजा जो है मेन हेड होता है। अभिवादन कहना मतलब कि प्रणाम करना, स्वागत करना, प्रणाम करना है, समझिए यहाँ पे। तो मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का, यानी कि मुगल दरबार में जो है राजा को कैसे प्रणाम किया जाता था, एक 4 गो तरीका था राजा को प्रणाम करने का। एगो था सिजदा। सिजदा होता का था तो दोनों घुटना के पैर पे बैठ जाए, घुटना के बल बैठना होता था और उसके बाद ऐसे प्रणाम करना था। जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है जैसे पूजा अपने लोग करते हैं वे लोग, वैसे ही जो है मुगल दरबार में जो है राजा को करना था, दोनों घुटना पे बैठ के वैसे प्रणाम करना था, अभिवादन करना था। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता था पायोबोस। पायोबोस ई का होता था। तो पायोबोस में जो है राजा के चरण को चूमा जाता था। चरण कहे का मतलब जो उनका पैर होता था उसको चूमा जाता था। और तीसरा एगो तरीका था जमीन बोस। ये जमीन बोस का होता था तो जहाँ पे राजा पैर रखते थे उस जमीन को चूमना होता था, ठीक है। और चौथा एगो था कॉर्निस। कॉर्निस का होता था तो दाएं हाथ की तलहथी को ऐसे सिर पे रखा जाता था और सिर ऐसे माथा को ऐसे झुका के जो है प्रणाम किया जाता था। तो मुगल दरबार में जो है अभिवादन के तरीका 4 गो था, एगो सिजदा, एगो पायोबोस, उसके बाद जो है जमीन बोस, एगो कॉर्निस। ये सभी जो है तरीकाएं थी राजा के अभिवादन करने की, यानी राजा को प्रणाम करने की, सम्मान देने की बात कहें तो। नेक्स्ट है कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप जानते क्या हैं, ई बताइए। यहू दुनिया के एगो आसान प्रश्न में से आता है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था 12 गो शासक के मिला के 12 गो शासक
शासक के मिला के जो है एगो व्यवस्था बनाया गया जिसका नाम दिया गया आयंगर व्यवस्था। 12 गो शासकीय लोगों को जो है मिलाकर एगो व्यवस्था बनाया गया जिसका नाम दिया गया काची त आयंगर व्यवस्था। ये आयंगर व्यवस्था एक्चुअल में था का तो गांव में जैसे कि हमनी के घरे कैसे गांव में एगो थाना होता है तो वैसे ही आयंगर व्यवस्था जो है एगो थाना के काम करता था कि गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती थी तो आयंगर व्यवस्था जो है वहाँ पे सुलझाने का काम करता था। कब? इतिहास में, पहले के समय में, अभी नहीं। अभी 12 गो लोग समझावेला जाएगा तो 12 लाठी बजेगा ओकरा। नेक्स्ट है कि डांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? बड़ी बढ़िया प्रश्न। डांडी नमक के नाम सुने हैं तो नमक से ही इसको रिलेट कीजिएगा तो बड़ी बढ़िया समझ में आएगा। डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, सबके पता होगा। डांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था कि समुद्र के किनारे पहुंचना है और समुद्र के पानी से जो है नमक बनाना है और अंग्रेज़ों का जो नमक कानून है उसको तोड़ना ही जो है डांडी मार्च का उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? तो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद समुद्र के किनारे पहुंचना था, पहुंचकर जो है समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज़ों के जो नमक कानून बनाए गए थे उसको तोड़ना ही जो है डांडी मार्च का उद्देश्य था। अब बताइए इनमें कौन ऐसा प्रश्न है जो आपको याद नहीं हुआ या समझ में नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया, कौन याद नहीं हुआ तो आप दोबारा मत देखिएगा, काहे कि हमारे पढ़ावे के तरीके ऐसा है कि आपको रटना नहीं पड़े। यही मेरा जो है सिद्धांत है कि कोनो पढ़ाई को जो है अपन भाषा में पढ़ाया जाए, रटे के कोनो व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स लें, आपको प्रोसेस बताया गया है, इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपको नोट्स मिलेगा, है कि नहीं। वीडियो देखे हैं तो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।